हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ओलिगोपोली का बाकी पार्ट। पिछली वीडियो में हमने कॉर्नॉट, बर्ट्रैंड और चैम्बरलिन मॉडल देख लिया था। आज हम देख रहे हैं एजवर्थ का ड्यूओपोली मॉडल। फिर देखेंगे हम प्राइस लीडरशिप का पार्ट और लास्ट में देखेंगे कंपैरिजन चार्ट, जो कि होगा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बीच का। ठीक है। फिर देखो अगली वीडियो में अपने पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आएंगे इसके बाद वाली वीडियो में, जिसमें अराउंड 42 एमसीक्यूज हैं। तो एक ही वीडियो में सारा पार्ट कवर नहीं होगा, तो हम 21 एमसीक्यूज लेंगे। देखिए क्यों नहीं कवर होगा, क्योंकि उसमें क्या एमसीक्यूज भी हैं, यानी एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूमेरिकल पार्ट भी है, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। अब आपको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो आपको छोड़ देना है, मैं आपको एक्सप्लेन वैसे भी कर दूंगा और पीडीएफ दूंगा तो उसके साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो भी मैंने पीडीएफ में कवर कराया है कर्व से रिलेटेड पार्ट जरूर देखना और कर्व को देखते हुए ही सॉल्व कर लेना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर्व से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बताया तो उसमें इलास्टिसिटी का पार्ट है। आपको बताया कि एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई, तो थ्योरेटिकल आया हुआ है पार्ट, तो एक बार वो जरूर करके देखना। ठीक है, उसको अप्लाई करके इसी तरीके से देखो, कभी कभी ये बोलता है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में या शॉर्ट रन कंडीशंस में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन पार्ट है या मोनोपोली पार्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया, एब नॉर्मल बोल दिया, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया या लॉसेस बोल दिया, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहेगी या मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट से ऊपर रहेगी नीचे रहेगी। तो अगर आपको कर्व पता रहेगा कि हाँ सर ने बताया था कि ये मार्जिनल रेवेन्यू रहता है मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में, ये एवरेज रेवेन्यू रहता है, जब हम इक्वल में आउटपुट बोलते हैं तो कट करते हुए जाना चाहिए, तो ये आपको जनरली पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है, वो ज़रूर देखना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा तो फिर आपको आ भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल में ये किसने डेवलप किया, फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ ने 1897 में। इसने जनरली देखो किसको फॉलो किया, बर्ट्रैंड की अजम्पशन को फॉलो किया। आपको पता है कि कॉर्नॉट की क्या थी, जनरली वो राइवल फर्म के आउटपुट को कांस्टेंट मानता था कि अगर हम अपना आउटपुट चेंज कर रहे हैं प्राइस को देखते हुए तो सामने वाला क्या कर रहा है, अपने आउटपुट को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन फिर जैसे ही हम करते हैं तो बाकी पार्ट क्या करता है, फिर बी भी ये सोचता है कि ए नहीं कर रहा, फिर ए सोचता है बी नहीं कर रहा, ऐसे प्रोसेस चलता रहता था, ये आपने देखा। फिर बर्ट्रैंड में आपने क्या देखा, प्राइस का पार्ट देखा, यानी प्राइस को कांस्टेंट माना। तो वैसे ही एजवर्थ ने भी क्या करा, प्राइस को कांस्टेंट माना। लेकिन उनसे सबसे, इन तीनों से अच्छा फॉर्मूला कौन सा था, यानी एक तरीके से मॉडल कौन सा था, चैम्बरलिन का, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंसी की बात करता है, जो कि आपको ओलिगोपोली का मेन पार्ट है। आपको पता है कि इंटरडिपेंडेंसी होती है, राइवल फर्म क्या कर रही है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट तो वही जो आप कांस्टेंट मान के चल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, अगर दोनों ही चेंज हो गए, प्राइसेज में भी चेंज, आउटपुट में या अदर कंडीशंस में भी चेंज हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो तो चैम्बरलिन ने बताया। जबकि बाकी दोनों ने, कॉर्नॉट और बर्ट्रैंड ने क्या बताया, इंडिपेंडेंट बताया। तो एजवर्थ भी क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट बता रहा है। इंडिपेंडेंट किस सेंस में, प्राइस के सेंस में। तो ये बोल रहा है एजवर्थ मॉडल फॉलोज बर्ट्रेड अजम्पशन दैट ईच सेलर अज्यूम्स हिज राइवल प्राइस इंस्टीड ऑफ हिज आउटपुट टू रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, राइवल की प्राइस को कांस्टेंट माना जा रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जीरो है, यानी वही मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट क्या मानी जा रही है, जीरो। अब देखिए आपको ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ और सारा पार्ट नीचे वही दे रखा होगा। ठीक है, तो 2 मिनट आपके लगेंगे इसके, 2 से 3 मिनट एक्सप्लेन के, और बाकी सारा पार्ट आपका नीचे दे रखा होगा, तो मैं आपको रीड करके बता दूंगा। देखिए आपको पहले ये बोल रखा होगा कि 2 सेलर हैं, ए और बी हैं। जनरली वो आइडेंटिकल डिमांड कर क्या कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। जो आपको दिख रहा है ये डी डी ए और ये डी डी बी दिख रहा होगा। आपको जनरली ये प्राइस का लेवल दिख रहा है, तो आप ऐसे मान के चलिए, जैसे ये बनाते हैं आप, तो ये सारा राइट हैंड पे जो है वो ए से रिलेटेड है। फिर आप ये बनाते हैं तो ये बी से रिलेटेड है। ये आपको डिमांड कर्व दिख गया इसका, बी का, और ये ए का दिख गया, ऐसे बना हुआ है। ये पर्टिकुलर बोल रहा है कि एक ओडी ऑर्डिनेट, ऐसे बोल रखा होगा लाइन, तो ऑर्डिनेट, ओडी ऑर्डिनेट क्या है, यानी प्राइस की लाइन है। किसकी लाइन है, प्राइस की। फिर ये बोल रहा है कि मान लो कि अगर अजम्पशन मानो कि सिर्फ एक ही सेलर होता, यानी ए ही सेलर है शुरू में, तो वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ओ एम आउटपुट बेच सकता है। और जो अगर बी सेलर होता सिर्फ, तो ओ एम डैश आउटपुट बेच सकता है। लेकिन अभी जो है ना ए, अपनी एक प्राइस आप सेट कर दो, जैसे ए क्या कर रहा है, इनिशियल सेलर ए ही है और बी नहीं है, तो वो OP2 प्राइस पे क्या कर रहा है, OQ क्वांटिटी बेच रहा है। तो OQEP2 आपको दे रखा होगा, नीचे देखना, आपको मैं बताऊंगा सारा का सारा बोल के, यही बोल रखा होगा कि OP2EQ या ऐसे लिखा होगा OQEP2, कैसे भी बोलिए, वो जनरली बेच रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। अब देखिए बी आ गया, बी को लगा कि यार ये इस प्राइस पे बेच रहा है, तो मैं हल्की सी प्राइस क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ,
और उसका थोड़ा सा शेयर मैं ले लूँगा, मैं बेचने लग जाऊँगा। अब देखिए ओ एम ये बेच सकता है और बी ओ एम डैश बेच सकता है, तो कुछ हिस्सा इसने ग्रैब कर लिया। अब ए को लगा कि यार इसने प्राइसेस कम कर दी, ए ने भी रिएक्ट किया, फिर ए भी क्या करेगा, प्राइस कम करेगा, ए इतनी प्राइस कम कर देगा, फिर वो भी बेचने लग जाएगा। फिर बी को लगेगा कि ये अपनी प्राइस यही सेट रखेगा, ठीक है, तो मैं यानी यही प्राइस रखेगा, ए अपनी प्राइस यही रखेगा, तो मैं बेचता रहता हूँ। तो सब क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि अपनी प्राइसेस कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। जब ए बेच रहा है तो वो क्या मान के चल रहा है कि बी कांस्टेंट रखेगा, जब बी बेच रहा है तो क्या मान के रख रहा है कि ए कांस्टेंट रखेगा अपनी प्राइस। लेकिन धीरे धीरे करके राइवल क्या करते जा रहा है, अपनी प्राइसेस कम करता जा रहा है, और वो कहाँ पे आ गए, P1 पे आ गए। और P1 पे उस केस में क्या हो गया, वो OM आउटपुट बेच रहा है और ये OM डैश बेचने लग गया, ये मान के चल लिया हमने। इसका मतलब P2 से P1 प्राइस पे आ गए, ठीक है। अब मान के चलो कि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ तक ये रुकेंगे नहीं, एजवर्थ ने बोला कि OP1 पे आ गए। अब इनको ऐसा लगा कि यार हम अपने आउटपुट लेवल पे तो पहुँच गए पर्टिकुलर, और हमने ये प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब बी को क्या लगा कि ए अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं, यानी ए क्या करेगा, OP1 पर ही जनरली बेचने लग जाएगा, और पर्टिकुलर उसने आउटपुट तो निकाल लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी प्राइस बढ़ा देता हूँ और मार्केट में जल्दी से जल्दी क्या कर दूंगा, जो भी है ना डिमांड वो पूरी करके कमा लूँगा। तो ए को पता चल गया, ए ने एक तरीके से क्या करा, उससे प्राइस कम कर दी। या ये मान के चलो ए ने ऐसा सोचा कि मैं और कमा लूँगा, तो उसने P2 कर दिया। अब बी को पता चल गया, तो बी ने क्या करा, हल्की सी इससे प्राइसेस कम रख के वापस बेचना चालू कर दिया, तो फिर से प्राइस वॉर चालू हो गया, ठीक है। फिर ए को पता चला, फिर ए ने प्राइस कम कर दी, फिर बी को पता चला, बी ने प्राइसेस कम कर दी। तो ये बोल रहा है कि इस तरीके से प्राइस वॉर चलता रह रहा है, और उस केस में क्या है, कोई भी इक्विलिब्रियम पता नहीं चल रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम, ठीक। तो यहाँ पे ना हमें प्राइसेस का पता चल रहा है, ना हमें आउटपुट का पता चल रहा है। तो इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में यही दे रखा है, आप चाहे पढ़ के देखना, या मैं आपको 4 मिनट का पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि देखो 3-4 मिनट का पार्ट होगा, आपको समझ में आ जाएगा। दो सेलर है, ए और बी, आइडेंटिकल डिमांड कर्व है, ए फेस कर रहा है डिमांड कर्व डी ए आपको पता है, और बी फेस कर रहा है डिमांड कर्व डी बी। इस टाइप से बना हुआ है ट्राइंगल। लेट अस ऑल्सो अज्यूम दैट सेलर ए हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ओ एम, और बी की क्या थी, ओ एम डैश। ओ डी क्या बता रहा है, जो बीच की लाइन आपकी बता रही है, वो क्या बता रही है आपको, प्राइस की लाइन बता रही है। अब देखिए बोल रहा है कि एजवर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ये माना कि ए ही ओनली सेलर है शुरू में। अब अगर वो मोनोपोली सेलर है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ करेगा, जहाँ पे वो ओ क्यू आउटपुट और OP2 प्राइस, तो आपको पता है ऊपर ऊपर मैंने बताया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देख लेना OP2 EQ दे रखा होगा। अब देखिए मैं वापस कर्व आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम जाएगा, और मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए ये बोल रहा है इक्वल टू OP2 EQ, जहाँ पे उसका देखो मोनोपोली प्रॉफिट हो रहा है और जीरो कॉस्ट का पार्ट आ रहा है। जैसे आप मान के चलिए कि बी एंटर हो गया, बी को लगा कि ए अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगा, देखो अजम्पशन आ गई, बी को लगा कि ए अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है, तो मैं उससे हल्की सी प्राइस कम करके अपना जो है हिस्सा वो तो बेच सकूँ। तो उसने ए से थोड़ी सी प्राइस OP2 से क्या कर दी, हल्की सी प्राइस कम कर दी, किसने, बी ने, और बी ने क्या करा, वो अपना आउटपुट बेचने लग गया, एंड इज एबल टू सेल इज टोटल आउटपुट। इस प्राइस पे देखो क्या बोल रहा है कि उसने ए का कुछ सब्सटेंशियल पार्ट कवर कर लिया, किसने, बी ने, ए के मार्केट का कुछ पार्ट क्या कर दिया, बी ने कवर कर दिया। अब ए को लगा कि भाई मेरी तो सेल रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो उसने अपने मार्केट को वापस से रीगेल करने के लिए क्या करा, बी से हल्की सी प्राइस ए ने कम कर दी। इस तरीके से प्राइस वॉर चालू हो गया, और दोनों क्या करने लग गए, प्राइस कटिंग करने लग गए। कब तक, जब तक कि OP1 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक। इस प्राइस पे ए और बी क्या कर रहे हैं, सारा का सारा आउटपुट बेच पा रहे हैं। इसका मतलब ए OM बेच पा रहा है और बी OM डैश बेच पा रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। ये प्राइस OP1 हम मानते हैं कि स्टेबल हो सकती है, लेकिन एजवर्थ ने क्या बोला, OP1 पे भी स्टेबल नहीं होगी। क्यों, सिंपल रीजन इज दैट वन प्राइस OP1 इज सेट इन द मार्केट, द सेलर ऑब्जर्व एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसका मतलब दोनों सेलर क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व करेंगे। अब सपोज करो कि सबसे पहले रिएक्शन किसने दिया, ए ने दिया, ठीक है। अब देखो क्या रिएक्शन दिया, ये बोल रहा है ईच सेलर रियलाइज दैट हिज राइवल इज सेलिंग इज एंटायर आउटपुट। तो OP1 पे जनरली ये मान के चल रहे हैं कि OM और OM डैश बिक रहा है सारा का सारा आउटपुट, एंड ही विल देयर फॉर नॉट चेंज इज प्राइस। उनको लगेगा कि अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगा और OP1 पे ही बेचता रहेगा। तो हर सेलर क्या सोच रहा है कि मैं अपनी प्राइस बढ़ा देता हूँ और मैं प्योर प्रॉफिट कमाऊंगा। प्योर प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ही होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी,
जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं इकोनॉमिक में, क्योंकि ये प्योर प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट को डिनोट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू में से अगर माइनस क्या करोगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट क्या होती है, अकाउंटिंग की कॉस्ट, जो कि आप सैलरी पे करते हो वर्कर को, आप ऑफिस के एक्सपेंस पे करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस पे करते हो, आप मटेरियल खरीदते हो, सारा पार्ट। इम्प्लिसिट क्या होती है, आपकी ओनर की खुद की कॉस्ट, तो ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया, ओनर की खुद की सैलरी हो गई। अगर ओनर खुद अकाउंटेंट के फॉर्म में काम कर रहा है तो अकाउंटेंट को सैलरी नहीं दे रहा, यानी खुद को सैलरी नहीं दे रहा, तो सैलरी ऑफ ओनर। तो इस तरीके से वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट आ गया। खुद की बिल्डिंग ही है, खुद का लैंड ही है, तो उस पर रेंट जनरली वो दे ही नहीं रहा, तो वो रेंट अगर देता तो कितना देता, तो वो रेंट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता। तो वो प्योर प्रॉफिट कमा रहा है एक तरीके से OP2 तक पहुंच के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रिलेशन फॉर्म है एक तरीके से एक्शन रिएक्शन का काम कर रहा है। तो इस केस में सबसे पहले मान के चलो ए ने इनिशिएटिव लिया और ए ने प्राइस OP2 कर दी, ठीक है। अब ये बोल रहा है अज्यूमिंग ए टू रिटेन हिज प्राइस OP2, बी ने फाइंड किया कि अगर वो भी अपनी प्राइस बढ़ा देता है, लेकिन कितना, OP2 से कम, इसका मतलब ए की प्राइस से थोड़ा सा कम, तो सारा का सारा आउटपुट वो उस हायर प्राइस पे बेच पाएगा। OP2 से हल्का सा कम, ए क्या कर रहा है, उसने वापस से OP2 बढ़ा दिया, याद रखना, और बी क्या कर रहा है, उससे हल्का सा कम, क्योंकि बी को पता चल गया कि भाई ए क्या कर रहा है, और मार्केट ग्रैब कर रहा है और बेचना चाहता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ए अपनी प्राइस कांस्टेंट रखेगा एजवर्थ के अकॉर्डिंग, तो मैं हल्की सी उससे प्राइस कम कर देता हूँ। फिर ए को पता चला, इस तरीके से वापस से क्या हो गया, एक दूसरे से वो रिएक्ट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, प्राइस इधर उधर झूलती रहेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोल रहा है कि बी ने किया फिर ए ने किया, तो ये सारा पार्ट आपको बोल रखा है, और प्राइस वॉर वापस से चालू हो गया। अब इसमें क्या बोल दिया, दिस प्रोसेस कंटिन्यू इनडिफाइनेटली एंड प्राइस कीप्स मूविंग अप एंड डाउन बिटवीन OP1 एंड OP2 ऑब्वियसली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एजवर्थ मॉडल ड्यूओपोली, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटरमिनेट सिंस प्राइस एंड आउटपुट आर नेवर डिटरमिन्ड। मैंने आपको यही बोला, इन द वर्ड्स ऑफ एजवर्थ, देयर विल बी एन इनडिटरमिनेट ट्रैक्ट थ्रू विच द इंडेक्स ऑफ वैल्यू विल ऑसिलेट। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि इनडिटरमिनेट ट्रैक्ट मतलब जो आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलर पार्ट, तो वो एक तरीके से क्या है, ट्रैक ही है, यानी एक कर्व का पार्ट है। तो उसमें बता रहा है कि अगर प्राइसेस इधर उधर शिफ्ट हो रही है तो क्वांटिटी पे क्या असर हो रहा है, एक दूसरे फॉर्म की रॉयल फॉर्म पे। तो यहाँ पे ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हो रही है, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी पर्टिकुलर आपका ये कर्व बना हुआ है वो एक तरीके से इंडेक्स के फॉर्म में, तो वो वैल्यूज इधर ऊपर नीचे होने की वजह से आउटपुट में भी असर हो रहा है। और रादर विल वाइब्रेट इरेगुलरली फॉर एन इनडिफाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम। अब हमें ये नहीं पता कि वो कितने टाइम के लिए अनस्टेबल रहेगा, बार बार चेंज होते जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि प्राइस एक तरीके से क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। तो नट शेल में एजवर्थ मॉडल क्या बोल रहा है कि कॉर्नोट की तरह एक तरीके से नैव अजम्पशन ले रहा है। नैव अजम्पशन का मतलब क्या था, ध्यान रखिए क्या था, देखिए इन एक्सपीरियंस अजम्पशन, इसका मतलब क्या हो गया कि पास्ट एक्सपीरियंस को आप देख ही नहीं रहे हो, आप राइवल फर्म के डिसीजन को देख ही नहीं रहे हो, आप उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को देख ही नहीं रहे हो। आप तो बस क्या देख रहे हो कि प्राइस कांस्टेंट है, कि सामने वाला प्राइस कांस्टेंट रख रहा है, मैं क्या करता हूँ उससे प्राइस कम कर देता हूँ, लेकिन फिर वो रेटिलेट करके या रिएक्ट करके क्या करता है, वो भी प्राइसेस कम कर देता है। दैट इज ईच सेलर कंटिन्यूज टू अज्यूम दैट हिज राइवल विल नेवर चेंज इज प्राइस। सबसे पहले हमने क्या माना एजवर्थ में कि राइवल क्या करेगा, अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगा, इवन दो दे आर प्रूव्ड रेपिडेडली रॉन्ग। आपने ऊपर देखा बार बार रॉन्ग साबित हो रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू हॉटलिंग, लेकिन हॉटलिंग ने क्या बोला, एजवर्थ मॉडल इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट अपॉन कॉर्नोट मॉडल इन दैट इट अज्यूम प्राइस टू बी रेलिवेंट डिसीजन वेरिएबल फॉर द सेलर। क्योंकि इसमें प्राइस को एक तरीके से बोला कि एक तरीके से डिसीजन लेने के लिए वेरिएबल फैक्टर है, जबकि आउटपुट को एक तरीके से इसमें नहीं लिया गया। आउटपुट किस में लिया गया था, कॉर्नोट में लिया गया था, याद रखना, ठीक है। और बर्ट्रैंड में, और ये जो अपन ने पढ़ा कौन सा, एजवर्थ, इसमें जनरली प्राइस का पार्ट लिया था, बर्ट्रैंड में और एजवर्थ में, जबकि कॉर्नोट में किसका लिया था, आउटपुट के पार्ट को कांस्टेंट माना था। अब प्राइस लीडरशिप की बात कर रहा है, तो देखिए प्राइस लीडरशिप में सबसे पहले आपका थोड़ा सा पार्ट कार्टेल का मैंने दे रखा है। कार्टेल और प्राइस लीडरशिप में फ़र्क होता है। कार्टेल में जनरली हम क्या बोलते हैं, आपको पता है कि ओलिगोपोली में जो भी फर्म्स होती है वो कुछ ही होती है, लेकिन सबका हिस्सा एक तरीके से क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या प्रोड्यूसर सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कुछ फर्म्स होती है जो सिमिलर साइज की होती है, मतलब लार्ज शेयर होता है। तो आपको पता है कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है।
अगर प्राइस कोई कम कर रही है तो दूसरी भी कम कर रही है, तो दोनों का ही बेनिफिट खत्म हो जाएगा और कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपस में क्या करते हैं, ये एक तरीके से एक्सप्लिसिटली एग्री करते हैं, कोल्यूट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में आके कोऑपरेट करते हैं, म्यूचुअली मिल जाते हैं। म्यूचुअली एक तरीके से क्या बोलते हैं, जो भी इंटरडिपेंडेंसी रहती है जिसके थ्रू पता चलता है कि अब प्राइस बहुत ज़्यादा कट हो सकती है, उसको थोड़ा ख़त्म कर देते हैं और आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का पार्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेल। यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बताया हमेशा ओपे क्या रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ये बोल रखा है, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये है, यहाँ पे भूल गया। इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्टेल। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 14 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हुज मिशन इज टू कोऑर्डिनेट, देखो आ गया ना, एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज, मतलब पेट्रोलियम पॉलिसीज जो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग डिसाइड करती, तो एक तरीके से क्या होता, नुकसान हो जाता। मान लो कि अगर मैं एक इम्पोर्टर हूँ ऑयल का, तो मैं किससे खरीदता, जहाँ पे मुझे सूटेबल लगता। तो यहाँ पे क्या करा, जो 14 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना, वो आपस में मिल गई और उन्होंने एक यूनिफॉर्म प्राइस सेट कर दी। अब जो भी कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट करती है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे उन्हें क्या मिलता है, वो ऑयल मिलता है। तो ये बोला यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्री एंड एंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट, एक तरीके से बोल दिया। अब आपको ये भी बोल रखा है मोस्ट कार्टेल्स हैव ओनली ए सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर, ज़्यादातर जो कार्टेल बनते हैं या कॉल्यूजन बनता है या ग्रुप बनता है वो जनरली प्रोड्यूसर से रिलेटेड ही होता है, ये बोल दिया। और ये बोल रहा है कि अगर जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जितनी भी फ्यू फॉर्म है, अगर वो कार्टेल एग्रीमेंट पे टिकी रही तो उस केस में उसकी मार्केट पावर बढ़ती जाएगी, मतलब मोनोपोली बढ़ती जाएगी और वो मोनोपोली प्रॉफिट कमाएगी। स्पेशली कब, जब उसकी डिमांड यानी उसके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रही है, ये मान के चलो, क्योंकि देखो कम के केस में तो थोड़ा समझ में नहीं आता, अगर प्राइस बढ़ रही है तो उस केस में आपकी डिमांड क्या है, जा प्रोपोर्शनलिटी हम बोल सकते हैं कि कम कम हो रही है। प्रोपोर्शनलिटी कम कम हो रही है, इसका मतलब क्या, मैं परसेंटेज के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब जनरली ये देखो 10% अगर प्राइसेस आपने क्या करी, बढ़ा दी, तो आपकी जो डिमांड है ना वो 2% ही कम हो रही है, 5% ही कम हो रही है, मतलब 10% से ज़्यादा कम नहीं हो रही। मान लो कि 10% प्राइस आपने बढ़ाई और 20% डिमांड कम हो गई, तो वो तो क्या हो गया, हाईली इलास्टिक हो गया, क्योंकि इलास्टिक डिमांड क्या आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लेस देन 1। तो जानबूझ के आप क्या करना, प्राइस अगर बढ़ाते हो तो डिमांड जानबूझ के 2%, 5%, 8% करिए तो समझ में आएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हाई मार्केट पावर होगी और कॉल्यूजन बन गया तो ये कोई सी भी प्राइस सेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, देखो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आजकल तो क्या होता है, अगर अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से आप देखोगे और उनकी इंडस्ट्रीज़ ने क्या कर दिया, यानी कंट्रीज़ में मान लो कि चार पांच इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, एक इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फर्म है, अगर वो कार्टेल बना लेती है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये इलीगल है, तो वो कार्टेल बनाने ही नहीं देगी। तो प्राइसेस इतनी भी हाई सेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतनी सेट करते हैं जिसमें एक तरीके से उन्हें अच्छा प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। जो भी प्योर प्रॉफिट बोलते हैं या मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप बोल सकते हो, वो एक तरीके से अच्छे ढंग से कमाते हैं। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या आप ये भी बोल सकते हो टोटल रेवेन्यू आपका जो हो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो, आप यही मान के चलते हो। अगर वो इक्वल होगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, याद रखना। अगर वो कम होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस होगा। तो प्रोडक्ट इनइलास्टिक होना चाहिए, तब जाके मोनोपोली पावर आपके पास होगा, यानी एक तरीके से आप मोनोपोली प्रॉफिट कमा सकोगे। लेकिन अब आपका पार्ट आ रहा है प्राइस लीडरशिप का। प्राइस लीडरशिप में जनरली क्या होता है, देखिए एक फर्म होती है जो डोमिनेंट होती है, मतलब वही फ्यू फर्म है, बहुत सारे सेलर हैं, लेकिन उसमें से एक फर्म सबसे बड़ी है, तो वो एक तरीके से प्राइस लीडर हो गया। वो जैसा बोल रहा है बाकी सारी फर्म को मानना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये बोल रहा है देयर आर नंबर ऑफ ऑलिगोपॉलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट, एक मार्केट में, बट वन ऑफ देम इज डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस लीडर। प्राइस लीडरशिप टेक प्लेस व्हेन देयर इज ओनली वन डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री विच सेट्स द प्राइस एंड अदर फॉलो इट। जबकि ऊपर क्या था, एक कॉल्यूजन बना, एक कोऑर्डिनेशन बना, कॉपरेशन का पार्ट बना और उसके हिसाब से एक यूनिफॉर्म प्राइस तय की गई। जबकि यहाँ पे क्या है कि मान के चलो कि 10 जने हैं, उसमें से एक फर्म बड़ी है, इसने बोला कि प्राइस क्या रहेगी, 50 रुपीज़ पर यूनिट हो गई, बाकी सारी 9 फर्म्स को भी मानना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे प्राइस लीडरशिप। अब आपको टाइप्स दे रखा है, फिर आपको मेरिट एंड प्रॉब्लम दे रखा होगा, तो हल्का सा पार्ट है, फिर हमको चार्ट का पार्ट कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, प्राइस लीडरशिप ऑफ डोमिनेंट फर्म। देखिए ये तो नॉर्मल पार्ट है, आपको पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, डोमिनेंट फर्म, इसको हम डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप भी बोलते हैं, रखना। अगर एग्जाम में कभी आ गया आपका थियोरेटिकल पार्ट, उसमें बोल दिया कि मेजर पोर्शन अगर टोटल मार्केट सप्लाई का कोई एक फर्म रख के बैठी है या वो डोमिनेंट फर्म है सारे मार्केट में, तो उससे आप क्या बोलोगे, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप बोलोगे।
जहाँ पे बोल दे वन फर्म कंट्रोल ए मेजर पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सप्लाई एंड हैंस डोमिनेट्स द एंटायर मार्केट, द सप्लाई ऑफ अदर फर्म इन द मार्केट इज इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट सप्लाई में से ज़्यादा पोर्शन उसका है, मान के चलो 100% में से 60%, 70%, और बाकी क्या है 10%, 15%, 5%, 2%, 3% बाकी सारी फर्म्स का है। द डोमिनेंट फर्म फिक्सेज द प्राइस एंड अदर फर्म सिंपली एक्सेप्ट दिस प्राइस, जो जनरली आपने नॉर्मल मीनिंग में भी देखा वही है। द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री फिक्स देयर आउटपुट टू द प्राइस फिक्स बाय लीडिंग फर्म। तो बोल रहा है कि जो प्राइस लीडिंग फर्म ने फिक्स की उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट जनरली डिसाइड कर देते हैं। द लीडर फिक्सेस ए प्राइस दैट विल गिव इट मैक्सिमम प्रॉफिट। लीडर वही प्राइस फिक्स करेगा जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे, मतलब वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन जता रहा है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि देखो अपना वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है, और दूसरे के पार्ट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है कि वो कितना कमाएगा उससे उसको मतलब नहीं है, बस खुद का पार्ट देखना है। फिर आपको दे रखा है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इसमें जनरली देखो ऐसे बोल सकते हो कि एक है ना बूढ़ी फर्म होती है, बूढ़ी फर्म नहीं, एक्सपीरियंस फर्म होती है, मान के चलना। जो एक्सपीरियंस फर्म होगी वो क्या करेगी, प्राइस लीडर के फॉर्म में खुद को अज्यूम कर लेती है कि मैं प्राइस लीडर हूँ, जो भी मैं प्राइस फिक्स करूँगा बाकी सारी इंडस्ट्री में जो भी फर्म्स है ना वो मानेगी, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप कहलाती है। यानी मान के चलो एक है ना बहुत पुरानी फर्म है एक्सपीरियंस, वो क्या सोच रही है कि यार अब मैं प्राइसेस क्या करता हूँ, शुरू में मैं इनिशिएट करता हूँ। जैसे आप कई जने सोचते, कई देखते हैं ना आसपास रेस्टोरेंट देखते हैं, मान के चलो यार रेस्टोरेंट क्या, आप ठेले वाले देख लो, उसमें से देखो जो पुराना वाला होगा ना एक्सपीरियंस, अगर वो कोई नया प्रोडक्ट निकालेगा तो बाकी सारे भी उसको फॉलो करने लग जाएंगे। वो जो प्राइस रखेगा, जैसे उसने रखा 30 रुपीज़, तो बाकी बाकी भी क्या करेंगे, वो 30 रुपीज़ रखने लग जाएंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी यही बोल दिया कि बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में कि एक ओल्ड एक्सपीरियंस फर्म होगी, नॉट नेसेसरली डोमिनेंट वन, जरूरी नहीं कि वो डोमिनेंट हो, ये नहीं कि एक तरीके से वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहती है। अज्यूम्स द रोल ऑफ लीडर, वो अपना क्या मानेगी, एक तरीके से लीडर का रोल मानेगी। एंड फिक्सेज ए प्राइस एक्सेप्टेबल टू द ओल्ड फर्म इन द इंडस्ट्री। अब देखिए जरूरी नहीं कि बाकी जने माने, उनके ऊपर है। ठीक है, वो तो एक तरीके से क्या करेगी, एक्शन को इनिशिएट करेगी, बाकी उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी सारी फर्म्स को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तभी यहाँ पे दे रखा है अज्यूम्स द रोल। याद रखना, लीडर के रोल को वो क्या कर रही है, अज्यूम, डोमिनेट नहीं है। इन ऑर्डर टू फिक्स द प्राइस, दिस एक्सपीरियंस फर्म टेक इन टू कंसिडरेशन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन फ्रॉम द राइवल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। The leader, while fixing the price, does not look after its own interest. Rather, it considers the interest of all the firm in industry. As the leader protects the interest of all firm in industry, all the firms happily follow the price leader. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सामने वाली फर्म्स भी क्या कर रही है, इनको फॉलो कर रही है। फिर आपको दे रखा है एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। अब देखिए इसमें तो यही बोल सकते हैं जो डोमिनेंट फर्म है वो जनरली क्या करेगी, जब भी अपना राइवल फर्म की बात करेंगे या कंपटीशन बोलेंगे मार्केट में, उसको एलिमिनेट करना चाहती है तो वो एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप का फॉर्मूला अपना लेगी। इसमें वो लीगल इलीगल जो भी मेथड है वो यूज़ कर सकती है, मतलब डराने धमकाने का पार्ट भी यूज़ कर सकती है, या हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखा सकती है। तो लीगल मेथड हो चाहे इलीगल मेथड हो, कैसे भी करके वो क्या करेगी, अपनी पर्टिकुलर अप्रोच जताना चाहिए, और वो जताना चाहिए कि मैंने जो प्राइस फिक्स की है वो आपको करनी ही पड़ेगी फॉलो, चाहे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द अदर फर्म अनविलिंगली एक्सेप्ट द लीडर एंड द प्राइस फिक्स्ड बाय इट। तो जो भी उसने प्राइस फिक्स की है वो बाकी सबको फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो फीचर क्या दे रखा है, जब भी प्राइस लीडरशिप की बात आती है फर्म की, तो आपको पता है कि कंसीडरेबल शेयर इन द टोटल मार्केट सप्लाई, 60%, 50%, तो ज़्यादा पार्ट आपका है। द फर्म इज़ रेप्यूटेड वन फॉर फिक्सिंग ए सूटेबल प्राइस। इसका मतलब बाकी सारे क्या कर रहे हैं, जनरली फॉलो करते हैं। द फर्म हैज़ इनिशिएटिव इन टेकिंग टाइमली एक्शन आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स। तो आपको पता है कि आपने बैरोमीटर में पढ़ा, ठीक, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में यही तो है कि एक एक्सपीरियंस फर्म होगी वो टाइमली एक्शन लेती है डिमांड से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, या अदर इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए भी, या राइवल कॉम्पिटिटर को देखते हुए भी कि उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, वो इनिशिएटिव एक्शन लेती है। ठीक, द फर्म हैज़ ए रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज विच गिव इट्स सुप्रीमेसी अमॉन्ग द वेरियस फर्म इन द इंडस्ट्री। क्योंकि ये फर्म क्या कर रही है, एक तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल गेन करती जा रही है, तो इसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही कम आ रही है। तो उस केस में आपको पता है कि अपने आप धीरे धीरे आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, प्राइस लीडर के फॉर्म में बढ़ते जा रहे हो। अब आपको मेरिट्स दे रखे हैं और प्रॉब्लम दे रखे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, मेरिट्स। अब देखिए जब भी आपको पता है कि प्राइस वार होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। अगर प्राइस लीडरशिप का पार्ट आ गया और एक पर्टिकुलर प्राइस तय हो गई, तो उस केस में बोल रहा है कि
अलग अलग फर्म्स के बीच में जो भी ये प्राइस वॉर हो रहा है या जो भी ये इसके थ्रू अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है, प्राइस कटिंग की बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो नहीं हो पाएगा और वो अवॉइड हो पाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस लीडर ने तय कर दी, बाकी सबको वही मानना पड़ा, और उसी पर्टिकुलर प्राइस पे क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। दिस एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल फर्म। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन। जब भी आप मेरिट में देख रहे हो तो अच्छा अच्छा सोचिए। अच्छे का मतलब क्या हो, आपको पता है कि प्राइस लीडर बिल्कुल सही काम कर रहा है, इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, स्मॉल फर्म की भी सोच रहा है, ऐसे सोचते हुए कीजिए। हेल्प टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन। द प्राइस फिक्स बाय लीडर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म हेल्प टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। तो जब भी प्राइस फिक्स होती है लीडर की, तो उस केस में लीडर जो भी प्राइस फिक्स करता है वो ये देखते हुए करता है कि कई नई फर्म तो एंटर नहीं कर रही है, उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी प्राइस है, हम भी एंटर करते हैं क्योंकि हम भी कमा लेंगे, क्योंकि इतनी पर्टिकुलर कॉस्ट तो हम रिकवर कर लेंगे, और प्राइस देखो कितनी अच्छी रखी हुई है। तो इस हिसाब से लीडर को क्या करनी चाहिए, प्राइस फिक्स रखनी चाहिए। इतनी ज़्यादा भी प्राइस फिक्स नहीं रखनी चाहिए कि कस्टमर का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो, हम बोल सकते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और कहीं ये नहीं कि नई फर्म भी अट्रैक्ट हो जाए और वो भी एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दे, वो भी प्राइसेस हाई रख दे। तो हमें एक तरीके से नॉर्मल प्राइस रखनी चाहिए, ये बोल रहा है। इट हेल्प टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और एनी पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो वो प्राइस लीडर एक तरीके से क्या कर रहा है, बाकी सारी फर्म्स को डिफेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और पब्लिक क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस स्पेशली दोज ऑफ रेटिलेटरी नेचर कैन बी अवॉइडेड। तो आपको पता है कि प्राइस चेंजेस फ्रीक्वेंटली क्यों होते हैं, क्योंकि एक फर्म दूसरे फर्म के एक्शन को क्या करती है, रिएक्ट करती है। अगर एक फर्म प्राइस कम करती है, दूसरी भी कम करती है, तो आपको पता है कि वो फ्रीक्वेंट होते रहते हैं। तो उनको अवॉइड किया जा सकता है किसके थ्रू, प्राइस लीडरशिप के थ्रू, क्योंकि वो पर्टिकुलर फर्म प्राइस तय करेगी, बाकी सारे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो प्राइस स्टेबल रहेगी। अब प्रॉब्लम में क्या आएगा, जनरली इफ़ द लीडर इज नॉट एबल टू मेक ए करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हिज फॉलोअर्स ही मे लॉस हिज लीडरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो फॉलोअर हैं वो अपनी ही प्राइसेस डिटरमिन करने लग गए, वो अपना ही प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लग गए, उनको परवाह नहीं है लीडर की, तो उस केस में लीडर अपना मार्केट का शेयर क्या कर देगा, धीरे धीरे लूज कर सकता है, और वो लीडर के फॉर्म में नहीं रहेगा। द राइवल फॉलोअर में चार्ज लोअर प्राइसेस, आ गया ना। दिस प्राइस कटिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स एंड रिबेट। आप जनरली जानते हो ना, नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप प्राइस लीडर हो, लेकिन सामने वाला क्या करता है, अपनी कॉस्ट कटिंग के थ्रू, नॉन प्राइस कंपटीशन के थ्रू आफ्टर सेल सर्विस दे दी आपको, मैंने वो इंटरेस्ट क्रेडिट बताया था, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, मनी बैक गारंटी दे दी, ईजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो धीरे धीरे आप अपना हिस्सा क्या करते जाओगे, लूज करते जाओगे। द प्राइस लीडर हु चार्जेस हाई प्राइस नाउ लॉसेस पार्ट ऑफ हिज मार्केट। क्यों, क्योंकि जो राइवल फर्म है वो क्या कर रही है, कम प्राइसेस पे अपना बेनिफिट उठा रही है, और आपका जो मार्केट में हिस्सा है, जो प्राइस लीडर है, उसका कम होता जा रहा है। ठीक, और नीचे भी यही बोल रखा है, वापस लाइन दे दी पता नहीं क्यों, लेकिन आपको पता है कि इवन व्हेन द राइवल फर्म फॉलो द प्राइस फिक्स बाय द लीडर दे मे इंडल्ज इन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन टू इंक्रीज देयर सेल्स। तो राइवल फर्म क्या करेगी, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में लग जाएगी। दिस अवॉइड ए डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन विद द लीडर बट हेल्प टू रिड्यूस द शेयर ऑफ द लीडर इन द मार्केट। तो देखिए, जानबूझ के नॉन प्राइस कंपटीशन किया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सामने वाले जो लीडर है उसको इतना पता नहीं चल रहा, उसको ये नहीं पता चल रहा कि यार प्राइसेस तो सेम है, लेकिन नॉन प्राइस कंपटीशन के थ्रू प्राइसेस रिड्यूस कर रहा है सामने वाला राइवल। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका हिस्सा कम होता गया, किसका, जो मेन लीडर है। दिस नॉन प्राइस कंपटीशन में भी पॉसिबल विद द कंसेशंस मेंशन्ड अबव, एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन मेथड लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट एटसेट्रा हेल्प दिस। इसी तरीके से राइवल फर्म क्या कर रही है, अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रही है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, तो सामने वाला कस्टमर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। एज द हाई प्राइस रिजल्ट इन सुपर प्रॉफिटेबिलिटी इट मे अट्रैक्ट न्यू एंट्रेंट इन टू द इंडस्ट्री हु मे नॉट एक्सेप्ट द लीड। ठीक है, तो नई फर्म एंटर होगी मार्केट में, तो जनरली क्या पता वो प्राइस लीडर को एक्सेप्ट ना करे और अपने हिसाब से ही प्राइसेस सेट करने लग जाए, जो भी प्राइस लीडर बोले उनकी वो नहीं सुन रहे हो। ये सारा पार्ट इसमें बोल रखा था। अब आपको दे रखा है अदर इंपॉर्टेंट। वैसे डिओपोली तो मैं आपको पूरा का पूरा खूब बार बता चुका हूँ, तो ये बोल रहा है ये ओलिगोपोली का ही क्या होता है, सबसेट होता है, इसका एक तरीके से हिस्सा है। इट इज़ ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली टू फर्म इन द मार्केट, आपको पता है। अब आपको दे रखा है मोनोप्सोनी। इसमें क्या होता है जनरली, देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस।
प्रोडक्ट या सर्विस का क्या होता है, सिंगल बायर होता है एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच ए सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ ए फैक्टर। अब आप सोचोगे, देखिए आप ध्यान नहीं देते, यहाँ रखना, जब हम क्या करते हैं मोनोपोली की बात करते हैं, सिंगल सेलर बोलते हैं, बेचने वाला। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कस्टमर ही सिंगल है, बायर। तो अब आप बोलोगे सर कौन सा कस्टमर ऐसा होगा सिंगल, तो यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है कि अगर आपको पता है कि मार्केट में मान के चलो नट बोल्ट ये बिकते हैं, तो ये बहुत सारे इसके सप्लायर, 1 2 3 4 5 6 ये सप्लायर है। अब उसका एक ही बायर है जो कि इनसे भी खरीद सकता है, इससे 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 भी, इससे भी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी ये फैक्टर इनपुट है, यानी जो भी इनपुट मटेरियल है, और इसको पता है कि ये जो सिंगल बायर है ये आगे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स निकालेगा, तो उसको किसकी ज़रूरत है, फैक्टर्स की ज़रूरत है। तो उस केस में वो सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस कहलाएगा। तो ये बोला मोनोपोसनी इज ए मार्केट कैरेक्टराइज बाय ए सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच ए सिंगल फर्म इज़ द ओनली बायर ऑफ ए फैक्टर। तो जो फैक्टर को बाय कर रही है वो सिर्फ क्या है, सिंगल फर्म है, सिंगल बायर है। अब देखो ये दे रखा है आपको ओलिगोप्सोनी। अब ओलिगोप्सोनी जनरली आप क्या बोलोगे, जैसे ओलिगोपोली आपने पढ़ा तो उसमें आपने क्या देखा, फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सेलर बहुत सारे होते हैं लेकिन फ्यू नंबर होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल दिया, फ्यू नंबर ऑफ लार्ज बायर। क्या हो गया, फ्यू नंबर ऑफ लार्ज बायर, यानी कस्टमर की जो बात कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया एक ही बायर है तो वो मोनोप्सोनी है, लेकिन ओलिगोप्सोनी का मतलब क्या हो गया कि फ्यू नंबर ऑफ लार्ज बायर, मतलब अराउंड मान लो वही 5 7 8 9 10 इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादातर वो किससे रिलेटेड है, मोस्ट रेलिवेंट टू फैक्टर मार्केट्स, वही फैक्टर इनपुट खरीदने उनको। अब बायलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि दोनों का मिक्स है, किसका, मोनोपोली मार्केट का भी और मोनोप्सोनी मार्केट का। मोनोप्सोनी में क्या था आपका, जनरली सिंगल बायर था, और मोनोपोली में क्या था आपका, सिंगल सेलर था। तो दोनों का मिक्स, बायलैटरल मोनोपोली। ये बोला इट इज़ ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, दैट इज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट जिसमें सिंगल सेलर होता है, और मोनोप्सोनी में क्या होता है, सिंगल बायर होता है। सिंगल सेलर मोनोपोली में, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर। याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, पर चांसेस कम रहते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर कॉस्ट से रिलेटेड पार्ट आते हैं, कर्व से रिलेटेड पार्ट आते हैं, तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंसेस का पार्ट कवर हो रहा है। तो देखो नंबर ऑफ सेलर एंड बायर का पार्ट है, तो देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर कौन सा है, परफेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक है। जब आप मोनोपोली की बात करते थे सिंगल सेलर है, लेकिन बायर मतलब कस्टमर बहुत सारे होंगे। ओलिगोपोली में बात करते हैं तो आपको पता है कि सेलर क्या होंगे, फ्यू होंगे, लेकिन वो बिग सेलर है, मतलब उनका मार्केट में हिस्सा बढ़ा है, पर जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पता है ऑयल तो बहुत सारे कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बोला ऑटोमोबाइल, बहुत सारी कारें हैं तो बहुत सारे बायर हैं। ठीक, स्टील एल्यूमिनियम बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपने क्या करती है, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज़ करती है, तो बायर्स बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोडक्ट होमोजीनियस, आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्वालिटी, शेप, साइज, डिज़ाइन सब कुछ सेम। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ फ़र्क होगा डिज़ाइन में, क्वालिटी में, पैकिंग में, साइज़ में, कलर में, तो हल्का सा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, जिससे आप बोल सकते हो कि एक तरीके से क्लोज सब्सटीट्यूट है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, यहाँ क्या बोलेंगे, क्लोज, है ना। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड कुछ भी हो सकता है, मोनोपोलिस्ट कुछ भी बेच सकता है, और ओलिगोपोली में आपने देखा कि वो होमोजीनियस भी बेच सकता है। ये तो आपने पूरा देखा ही था कि होमोजीनियस भी बेच सकता है, डिफरेंशिएटेड भी बेच सकता है। अब देखिए थोड़ा पार्ट हट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यार ना पहले परफेक्ट है, फिर मोनोपोलिस्टिक है, फिर मोनोपोली है, फिर ओलिगोपोली है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, कहा गया प्राइस यूनिफॉर्म रहती है, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है। नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो उस केस में जनरली क्या होता है, प्राइसेस कम होने से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी का पार्ट रहता है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट जहाँ पे होगा, तो अगर एक गुड्स की प्राइसेस चेंज करेंगे तो डिमांड पे असर तो होगा ही होगा। नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको पता है कि प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होती, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आपको पता है दो मार्केट या सबसेट मार्केट के बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट में कम चार्ज कर रहे हो, एक में ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। आपको मैंने इलेस्टिसिटी के फॉर्म में ही बता दिया था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओलिगोपोली में भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से कभी कभी क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता। अगर आप होमोजीनियस की बात करोगे तो यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मैंने कार के फीचर बताए कि कार कंपनीज होती है, सबके फीचर्स कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है।
स्टील का पार्ट बोलोगे तो आपको देखो सेम लगेगा होमोजीनियस, लेकिन कुछ गुड्स में जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो वहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। एंट्री ऑफ फर्म, फ्री एंट्री और एग्जिट दोनों की बात करता है। मोनोपोलिस्टिक में देखो कुछ आपको पता है कि पूरा का पूरा एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होता, कुछ ना कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन रहती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एंट्री हो सकती है। मोनोपोली में पॉसिबल नहीं है, सिंगल सेलर ही जनरली होता है। ओलिगोपोली में रेस्ट्रिक्टेड थ्रू पेटेंट राइट एंड रिलेटेड फैक्टर। तो इसमें आपको पता है कि कुछ ही फर्म होती है, बड़ी फर्में होती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट का शेयर गेन किया होता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो दूसरी फर्म्स कई बार एंटर नहीं कर पाती। उनके पास कॉपीराइट होता है, पेटेंट राइट होता है, तो क्या पता दूसरी फर्म वो अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए भी कभी कभी फर्म एंट्री नहीं कर पाती। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और बाकी सब में देखो क्या है, इम्परफेक्ट 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 होनी क्या चाहिए। कहने का मतलब ये मान के चला जाता है कि कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है, सेलर को भी है, बायर को भी है, लेकिन यहाँ पे जनरली देखोगे तो ये माना जाता है कि कस्टमर्स को इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक, वो इन्फ्लुएंस होके भी काम कर सकता है, कभी कभी वो इरेशनल भी काम करेगा। अब परफेक्ट कंपटीशन में देखो क्या बोल रखा है, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। जैसे एक लेबर छोड़ के गया दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको सेम ही क्या मिलेगी, पे स्केल मिलेगा, ये मान के चल रहे हो। इम्परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ज़रूरी नहीं कि लेबर अगर दूसरी जगह काम करे तो उसको सेम ही अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम ये बोल सकते हैं। या जो मशीनरी यूज़ हो रही है ज़रूरी नहीं कि सेम दूसरी जगह यूज़ हो जाए, तो देखिए तभी ये इमेजिनेशन की सिचुएशन होती है जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। एक तरीके से मिथ माना जाता है, जबकि ये जो चीज़ें हैं मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली तो बहुत ज़्यादा माना जाता है, मोनोपोलिस्टिक भी आपको मिलता है। जैसे आप बोलोगे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसमें क्या दिखता है आपको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिखता है, क्योंकि टीवी ब्रांड कितने सारे हैं, मोबाइल ब्रांड कितने सारे हैं, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हो तो आपको बहुत सारे ब्रांड दिख जाएंगे, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा। फॉर्म्स डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक, आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक का पार्ट क्यों है, क्योंकि डिमांड करो आपका परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टू एक्स एक्सिस, तो ये याद रखना। फिर आपको यहाँ पे क्या बोला, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, तो इसका मतलब ज़्यादा फ्लैटर होता था ए आर कर्व, रिलेटिवली लेस इलास्टिक, थोड़ा सा नीचे होता था, तो ये मोनोपोलिस्टिक का होता है और ये मोनोपोली का होता है, यानी वो स्टीपर होता था। और कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, किंग डिमांड कर्व याद रखना, तो पता नहीं कर सकते किसी में आपका क्या है इलास्टिक है और किसी में आपका क्या है इन इलास्टिक है, बताया था। स्लोप ऑफ फॉर्म्स डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गया। स्लोप डाउनवर्ड विद हाई इलास्टिसिटी, आपको बताया मैंने, यानी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एम आर होगा, इसमें भी ग्रेटर देन एम आर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो हाई इलास्टिसिटी है और यहाँ पे लो इलास्टिसिटी है। अगर हाई होगी मोनोपोलिस्टिक में तो क्या होगा, फ्लैटर, और लो होगा तो क्या होगा, स्टीपर। नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे जनरली कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि डिमांड कर्व कैसे भी इधर उधर झूल जाता है, आपको पता है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जरूरत है क्या, नहीं। आपको पता है कि जो भी सप्लायर है उसको जो भी इनपुट है वो आराम से अवेलेबल हो रहा है, जो भी कस्टमर है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आसपास के मार्केट में ही प्रोडक्ट परफेक्ट मिल रहा है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी। और ये मान के चलो कि जो सेलर है वो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका जनरली उसका कॉस्ट इतना पार्ट नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट पास में अवेलेबल है और एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बायर एक तरीके से बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है देखो मार्केट की फोर्स और हम बोल सकते हैं डिमांड सप्लाई के थ्रू ही क्या होती है, एक तरीके से प्राइसेस तय होती है, तो उसको एक तरीके से प्राइसेस को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरीके से प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर, तो हम बोल सकते हैं कि उसका प्राइस पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा। ठीक, जबकि आपको पता है कि वेरी सिग्निफिकेंट वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अफेक्ट कर सकता है, तो पार्शियल कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। जब भी वो सेलिंग कॉस्ट इंकर करेगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, नॉन प्राइस कंपटीशन के थ्रू, तो उसका हल्का सा पार्ट तो कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। आप सोच के चलिए कि अगर मोबाइल कंपनीज में किसी कंपनी के मोबाइल ज़्यादा बिक रहे हैं तो क्यों, उसने एडवर्टीजमेंट अच्छी करी है, क्वालिटी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, उसने अपनी ब्रांड इमेज या गुडविल बना रखी है। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस दे रखा है। ये आपका परफेक्ट का था, ये आपका मोनोपोलिस्टिक से रिलेटेड था, और ये आपका किससे रिलेटेड था, मोनोपोली से रिलेटेड था। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करती है क्या, नहीं। गवर्नमेंट से रिलेटेड याद रख लीजिए, रेलवे या ट्रांसपोर्ट रेलवे कंपनीज करती है, यानी सॉरी रेलवे कॉरपोरेशन करता है क्या, नहीं करता। तो फुल कंट्रोल रहता है प्राइस पे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्राइस कम करेंगे तब जाके ये डिमांड बढ़ेगी,
तब जाके ही वो क्या बनेगा, इलास्टिक बनेगा, चाहे वो लेस इलास्टिक हो, यानी तब जाके ही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, आपको पता है कि यहाँ पे ओलिगोपोली की बात कर रहा है, तो ओलिगोपोली में भी क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, आपको पता है, एडवर्टीजमेंट होती है। तो जब भी ये पार्ट होगा तो देखो इसकी तरह ही सेम रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गुडविल तो बनी रहेगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दूसरों से ज़्यादा मार्केट शेयर एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँगा C8 MRF टायर, तो मेरे हिसाब से लोगों को क्या पसंद होंगे, C8 का पसंद होगा ज़्यादा टायर। MRF का पहले चलता था, लेकिन अब की क्या है, C8 की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो MRF कैसे आपको याद रहता था, सचिन क्या करता था, मैच खेलता था तो MRF एक तरीके से स्पॉन्सर होता था, तो लोगों को पता चला कि MRF स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर है, तो लोगों के माइंड में बैठ गया। तो उस तरीके से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वेरी सिग्निफिकेंट बोल रखा है। अब यहाँ पे लॉन्ग रन में आपको बोल रखा है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राइवल फर्म आ जाएगी, और जो आप सोच रहे थे कि लॉन्ग रन में नॉर्मल, वो क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, वो नहीं कमा पाए और आप नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ ही बढ़ गए। और एक और चीज़ एग्जाम में हमेशा आता है कभी कभी कि आप इनएविटेबली, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हो। नहीं, कभी कभी हमें पता है कि लॉस भी हो सकता है। देखिए, हम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनएविटेबली का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, पर हम एक्सेप्शन नहीं लेते। हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मली। जब भी नॉर्मली पार्ट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फर्म्स कभी कभी एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकती है, और क्या पता वो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है, तो ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर ये पार्ट जो आता है वो किस में आता है, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। इसमें जनरली आप क्या कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखिए यहाँ भी कंपटीशन है, यहाँ भी कंपटीशन है। मैंने आपको बताया था जब भी कंपटीशन है तो लॉन्ग रन में आपको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रह सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि नॉर्मली लॉन्ग रन में फर्म क्या कमाती है या जनरली नॉर्मल प्रॉफिट, हम बोलेंगे हाँ। अगर इनएविटेबली आएगा या इनवेरिएबली, मतलब हमेशा, लगभग हमेशा, तो हम बोलेंगे नहीं, कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मोनोपोली फॉर्म है, लॉन्ग रन के लिए चल रही है, तो हमेशा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। यहाँ पे भी आपको ओलिगोपोली फॉर्म में दे रखा है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन कब? अगर वो एक कार्टेल क्रिएट कर लेती है, एक मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेती है, जिसमें पर्टिकुलर आपस में सबने एक प्राइस सेट कर दी यूनिफॉर्म, और कस्टमर को वही खरीदना पड़ रहा है, तो उस केस में वो मोनोपोली प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, जिसे हम बोल सकते हैं वो प्योर प्रॉफिट कमा सकती है। और अभी आपने देखो उसमें भी देखा, किसमें, इससे पहले वाले पार्ट में, एजवर्थ वाले पार्ट में भी देखा कि मोनोपोली प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है पर्टिकुलरली थ्रू कॉल्यूजन एंड कार्टेल फॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अपना ये एंड अगली वीडियो में देखेंगे पास्ट ईयर के MCQs, 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा मेरे हिसाब से। और जो इक्वेशन के पार्ट है वो आप छोड़ देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी मैं आपको PDF में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।